हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्स एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट का लेक्चर नंबर 05 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें कैटालिस्ट के ऊपर बातें करनी है। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने केमिकल रिएक्शंस जितनी भी थी 10 रिएक्शन थी वो अपने कंप्लीट कर ली है। और आज इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है, ये कैटालिस्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर फिनिश है। इससे पहले अपन ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लिया था और आज अपने ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए कैटालिस्ट। तो देखो भाई, कैटालिस्ट नाम सबसे पहले दिया था बर्जीलियस ने, सजेस्ट किया था बर्जीलियस ने इन 1835 के अंदर बर्जीलियस साहब ने कैटालिस्ट को सजेस्ट किया था 1835 के अंदर। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कैटालिस्ट होता, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपकी दी हुई है कि दोज सबस्टेंसेज विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड itself remains unchanged by mass and composition। यानी मास और कंपोजिशन में वो खुद तो क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, और केमिकल इक्वेशन है, जो रिएक्शन है उसकी क्या कर देंगे, रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इज नोन एज कैटालिस्ट। ये होती है कैटालिस्ट की करेक्ट डेफिनेशन। तो क्या है कि द सबस्टेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड बाय मास एंड कंपोजिशन इज नोन एज कैटालिस्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो कैटालिस्ट क्या करता है, उसकी रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो दो काम होते हैं यहाँ पे, वो रेट को चेंज करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अपने रेट को क्या लिखा है, यहाँ पे चेंज लिखा है, इंक्रीज नहीं लिखा। वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, वो अपन डिपेंड करता है किस प्रकार का कैटालिस्ट लिया है। ठीक है, और खुद क्या रहता है, पूरी रिएक्शन के अंदर अनचेंज रहता है, यानी कोई प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करता भाई कि रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करके और फिर कोई और प्रोडक्ट बना दे, ऐसा नहीं होता। और अनचेंज रहेगा, ठीक है ना, खुद अनचेंज रहेगा, मास में भी कोई उसका मास लॉस नहीं होगा। और कंपोजिशन मतलब कि अगर मैंने मान लो कि कोई भी कंपाउंड मान लो, जैसे H2SO4 मान लो कोई एक कैटालिस्ट रहा होगा, तो ये नहीं है कि ये टूट जाएगा भाई कि कुछ H2 गैस बना देगा या फिर यहाँ पे कोई और SO3 गैस वगैरह ये बना दे, ऐसा नहीं होता। H2SO4 अगर आपने लिया है ना कैटालिस्ट, तो लास्ट में प्रोडक्ट में भी आपको H2SO4 ही मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका कोई ऐसा नहीं है कंपोजिशन हो जाएगा भाई H2 और SO3 वगैरह गैसेज में ये टूट जाए या फिर इसका मास चेंज हो जाए। ठीक है ना, मास मान लो 83 है तो बाद में 84 हो जाए, 88 हो जाए या फिर 60 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो मास और कंपोजिशन में भी अनचेंज रहेगा और केमिकल रिएक्शन में कोई किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, रिएक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है ना, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, यानी करने की जो स्पीड होगी, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड होगी, या तो उसे इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करता है ये, या फिर डिक्रीज कर देता है। कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे जहरीली कोई रिएक्शन है, उसके अंदर जहरीली गैस बन रही है, तो कुछ एक कैटालिस्ट उसके अंदर मिलाए जाते हैं ताकि वहाँ पे जहरीली गैस कम बने। ठीक है ना, तो ये सारा काम कौन करता है, कैटालिस्ट करता है। अभी रिएक्शन तो अपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन रिएक्शन को क्या करता है, या तो उसकी रेट को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये अपने हॉस्पिटल है, ठीक है ना, अपने कोई हॉस्पिटल है और कोई मरीज है और उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो भाई मर रहा है, और अपन जाके फिर वहाँ पे बनाएंगे भाई कि जो H2O से ऑक्सीजन वगैरह ये कलेक्ट करेंगे, फिर सिलेंडर में डालेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा, ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे, और इतने में तो मरीज बेचारा मर ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से H2O का जब डिकम्पोजिशन किया जाता है तो वहाँ पे कैटालिस्ट मिला देते हैं। कैटालिस्ट मिलाने के बाद वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपके आधे घंटे में तो ऑक्सीजन तैयार हो जाएगी, जहाँ 6 घंटे लग रहे थे, और 20 मिनट सिलेंडर में पैक किया और 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो ये कैटालिस्ट का वर्क होता है, वो क्या कर देता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है कि जल्दी जल्दी रिएक्शन होने लगती है फिर। ठीक है ना, तो ये काम किसका होता है, कैटालिस्ट का होता है। और सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था और किसने इसको सजेस्ट किया था, बर्जीलियस ने सन 1835 के अंदर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि भाई कैटालिस्ट किन के लिए यूज होता है, कैटालिस्ट किन के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
तो ये जो सुपर फास्ट रिएक्शन होती है उनके लिए नहीं होता भाई, सुपर फास्ट रिएक्शन के लिए ये नहीं होता। अब सुपर फास्ट है उनको भाई कैटालिस्ट की क्या ज़रूरत है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अपन रिएक्शन करा रहे थे तो उनमें टाइम कितना लग रहा था 10⁻⁻10 सेकेंड। तो भाई इससे फिर क्या आप जल्दी करा के रिएक्शन को क्या भाई हासिल कर लोगे, ठीक है ना। तो सुपर फास्ट रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट यूज़ में नहीं लिया जाता। सेकेंड, सुपर स्लो रिएक्शन के लिए भी ये काम में नहीं लेते हैं, सुपर स्लो रिएक्शन के लिए भी अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। अब भाई लगा रहे हैं कोई 1-2 साल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए और कैटालिस्ट मिला के फिर ये इतना जल्दी नहीं हो सकता काम, ठीक है ना भाई। उसके अंदर ऐसी रिएक्शन हो रही होगी जो बहुत समय ले रही है तो उसके अंदर कैटालिस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो सुपर फास्ट रिएक्शन और सुपर स्लो रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट काम में नहीं लेते हैं। तो अब लेते हैं किसके लिए, वो लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। मॉडरेट रिएक्शन जो ज़्यादा समय भी ना ले और ज़्यादा जल्दी भी पूरी ना हो, ठीक है ना। जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कैटालिस्ट अगर मिला देंगे तो आधी घंटा या फिर 10 मिनट के अंदर आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो ये होता है कैटालिस्ट अपन सुपर फास्ट और सुपर स्लो रिएक्शन के लिए काम में नहीं लेते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। अब कैटालिस्ट का आता है डिवाइडेशन। तो इसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर करते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, और सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, देयर फंक्शंस, ये लो भाई, ठीक है। 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की जो फेजेज होती है फिजिकल वाली तो उसके अनुसार होता है, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अनुसार किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज के हिसाब से इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो वो अपन अब पढ़ेंगे। तो पहले ये नोट कर लीजिए भाई, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया कैटालिस्ट की थीम की, कैटालिस्ट क्या है, किन चीज़ों में अपन काम लेते हैं और इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। डिवाइडेशन जैसे किया था ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस एंड देयर फंक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं फेजेस के अनुसार यहाँ पे कैटालिस्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अरे फेज का मतलब वो होता है फिजिकल वाला, सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर है ये। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो तो है होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है और कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिस्ट हमने बता दिया भाई, वो सबस्टेंस है जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे या फिर घटा दे और खुद क्या रहे, अनचेंज रहे, तो उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। और वो जो प्रोसेस होती है घटाने बढ़ाने वाली उसको बोलते हैं कैटालिसिस, ठीक है ना। तो कैटालिसिस है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है कि अगर आपके रिएक्टेंट, आपके प्रोडक्ट और जो आपने कैटालिस्ट लिया है उनकी अगर सेम फिजिकल स्टेट हो तो उसे अपन बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट के अंदर हो, यानी कि रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है और कैटालिस्ट भी गैस है, तो उस कंडीशन के अंदर वो कौन सा कैटालिस्ट होगा, कैटालिसिस होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है और कैटालिस्ट भी सॉलिड है तो उस कंडीशन के अंदर कैटालिसिस कौन सा होगा, होमोजीनियस, ठीक है। अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल देखो इसके, जैसे SO2 प्लस O2, यहाँ पे हाफ लगा देना भाई ताकि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट लेते हैं वो NO गैस ले लो या फिर NO2 गैस ले लो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेना, दोनों मत ले लेना भाई। इस कंडीशन के अंदर जो गैस बनेगी वो बनेगी SO3, ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है SO3 गैस का कि SO2 प्लस हाफ O2, तो उस कंडीशन के अंदर जो SO3 है वो गैस बन जाएगी। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट लेते हैं वो NO या फिर NO2, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो देखो ये गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और बनने वाली SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक गैस है। तो देखो रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस और कैटालिस्ट भी गैस है। तो इस कंडीशन के अंदर जो कैटालिसिस कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, होमोजीनियस। और इस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट। बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल लेंगे। देखो ये एग्जांपल तो हो गया। सेकेंड एग्जांपल जैसे देखो 3 मोल्स ऑफ O2 ये गैस के अंदर है और ये बना रहा है 2 मोल्स ऑफ O3 और यहाँ कैटालिस्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है NO गैस है, ठीक है। ये भाई 3 मोल ऑफ O2 और ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, O3, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन है भाई, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो गैस होती है,
और O3 यहाँ पे क्या है, ओजोन है, ठीक है। O3 क्या होता है, ओजोन होता है और ये भी गैस है। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस और ये जो कैटालिस्ट है वो भी गैस है। तो ये कौन सा कैटालिसिस होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस है। और इसको जो ये एनो कैटालिस्ट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट। समझ में आ गई बात। तो अब देखो ये हो गया अपना होमोजीनियस कैटालिसिस। अब अपन चलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के ऊपर, और पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अपन आगे चलते हैं। तो सेकंड जो ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस है वो है हेट्रोजीनियस। क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये क्या होता है, अगर आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो आपने कैटालिस्ट लिया है वो अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट के अंदर है, फिजिकल स्टेट के अंदर है, तो उस कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो प्रोसेस होगा। और उस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट बोलेंगे। तो समझ में आ गई। उसमें क्या था भाई, उसमें यह था कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की सेम फिजिकल स्टेट थी, और यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो सकती है। हो सकता है रिएक्टेंट के अंदर गैस है और हमने जो कैटालिस्ट लिया है वो सॉलिड हो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड हो। सभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ लिक्विड हो और प्रोडक्ट भी लिक्विड बन रहा है परंतु कैटालिस्ट सॉलिड लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हेबर्स प्रोसेस के बारे में। हेबर्स प्रोसेस, हेबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसेस मिलके क्या बनाती है, यहाँ पे NH3 अमोनिया बनाती है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ लगा दीजिए आप 3, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा देना और नाइट्रोजन, ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है आयरन, या फिर यहाँ पे मोलिब्डेनम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, कैटालिस्ट हैं जो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखो N2 है वो गैस है, H2 भी गैस है, और F यानी आयरन और मोलिब्डेनम यहाँ पे सॉलिड है, और NH3 क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो क्या है, गैसेस के अंदर है, जबकि यहाँ पर जो कैटालिस्ट लिया है, जो आयरन और मोलिब्डेनम लिया है वो क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। तो देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग हो गई ना, और अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर इस कैटालिसिस को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और जो ये कैटालिस्ट है उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो 2 मोल्स ऑफ SO2 प्लस O2, और यहाँ पर बन रहा है जैसे SO3, और मैंने यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया है वो प्लेटिनम लिया है। समझ में आ गई बात। तो इस कंडीशन के अंदर देखो SO2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और SO3 भी गैस है, परंतु यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया है वो प्लेटिनम है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, चेंज होगी ना, फिजिकल स्टेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, और इस कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ठीक है। थर्ड, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो वो है 4 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 5 मोल ऑफ O2, और वो बना रहा है 4 मोल्स ऑफ NO प्लस 6 मोल ऑफ H2O, ठीक है। ये रटने पड़ेंगे भाई, कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। रिएक्शंस है वो तो आपको रटनी पड़ेंगे भाई, एग्जांपल पूछेंगे तो कोई 3-4 आप यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट होता है वो भी प्लेटिनम होता है, ठीक है। अब NH3 अमोनिया है, गैस है, ऑक्सीजन भी है, गैस है, प्लेटिनम यहाँ पे सॉलिड है, NO यहाँ पे ये भी आपके क्या है, गैस है, और H2O क्या है, लिक्विड है। तो सभी देखो यहाँ पे गैसेस है, वहाँ पे लिक्विड भी मिल गया, और यहाँ पे कैटालिस्ट है, सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। और इस प्रोसेस को भाई बड़ा फेमस नाम है इस प्रोसेस का, जिसे बोलते हैं ओसवाल्ड्स रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन का क्या नाम है, ओसवाल्ड्स रिएक्शंस नाम है इसका, ठीक है। अब जैसे मैं एक ये हो गया हेबर्स प्रोसेस हो गया, SO2 और प्लस O2 वाला हो गया, और ये हो गया यहाँ ओसवाल्ड्स रिएक्शन। और एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं देखो ये ले सकते हैं आप, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है ना, यानी तेल का हाइड्रोजिनेशन होना। तो ये आपने एग्जांपल देखा होगा भाई, आपने नाम सुना ना, डालडा घी, डालडा घी, जो डालडा घी होता है ना भाई, आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, और आपने शायद स्मेल वगैरह कुछ भी किया होगा। तो देखो डालडा घी कैसे बनता है वो यहाँ पे बताते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे लिया जाता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। क्या लिया जाता है, वेजिटेबल ऑयल, यानी वनस्पतिक तेल लिया जाता है, ठीक है, जो वनों से प्राप्त होता है।
और उसकी जब रिएक्शन कराते हैं अपन हाइड्रोजन से, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है आयरन, और यहाँ पे बना देते हैं वेजिटेबल घी, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ आयरन नहीं, यहाँ होगा निकल, ठीक है ना। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल, तो वो बना देगा वेजिटेबल घी। अब देखो वेजिटेबल ऑयल है वो तो यहाँ पे लिक्विड है, हाइड्रोजन है वो गैस है, और निकल यहाँ पे क्या है सॉलिड है, और वेजिटेबल घी यहाँ पे क्या है सॉलिड है। तो यहाँ पे देखो सभी क्या है अलग अलग स्टेट के अंदर है, तो इस वजह से ये कौन सा कैटालिसिस होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा। और इस जो कैटालिस्ट है जो यहाँ पे निकल लिया है वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होगा। तो ये है कि भाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अगर सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं तो उसे तो बोलते हैं अपन होमोजीनियस, अगर डिफरेंट होते हैं तो अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये एग्जांपल हो गए, हेबर्स प्रोसेस इज ए एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओसवाल्ड्स रिएक्शन इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस है वो भी क्या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी क्या है एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिसिस। अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन नेक्स्ट करते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो यहाँ पर अपन आगे चलते हैं जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब देयर यानी कैटालिस्ट के फंक्शन के हिसाब से कैटालिस्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया या तोड़ा गया है वो देखते हैं। सबसे पहला जो लिया गया है वो है पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है ना, धनात्मक उत्प्रेरक। अब यहाँ पर देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि दोज कैटालिस्ट विच इंक्रीज the rate of reaction and itself remains unchanged is called positive catalyst। तो वह कैटालिस्ट जो क्या कर दे, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, ठीक है ना, इंक्रीज कर दे। अब यहाँ डिक्रीज वाली बात नहीं होगी, इंक्रीज कर दे, तो उस जो कैटालिस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और ये जो कैटालिस्ट होगा वो रिमेन खुद क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ अपना क्या है रिएक्टेंट है और यहाँ अपना क्या है प्रोडक्ट है। अब मान लो उसको टाइम लगा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचने पर, इस प्रकार से कोई कर्व आई है, ठीक है ना भाई। पहले रिएक्टेंट है वो क्या हुआ, टूटा होगा, फिर उसकी एनर्जी कम हुई होगी, तो इस प्रकार से करते करते वहाँ पर प्रोडक्ट बना, इतना समय लग रहा है, ठीक है ना। ये कब की स्थिति है, जब यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड कर दिया, तो ये जो पाथ होगा ना वो क्या कर देगा, छोटा कर देगा इस पाथ को, ठीक है ना। अब देखो जब इतना उसको घूम के जाना पड़ रहा था, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैटालिस्ट जब ऐड किया गया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जितना पाथ बन रहा था उसको कम कर दिया गया। जैसे मान लो कि एक है पहाड़ है, उसको पहाड़ को आपको चढ़ के जाना पड़ता है, और एक आप उससे सुरंग बना लेते हो, तो ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा, वहाँ देखो चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर वापस उतरेंगे। यहाँ एक सीधी टनल बना दिया है तो आप वहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो कैटालिस्ट भी यही काम करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जितना लंबा पाथ बन रहा था ना, उस पाथ को क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है या फिर बड़ा बना देता है, ठीक है ना। पर पॉजिटिव कैटालिस्ट के केस में यहाँ पे जो पाथ है वो क्या किया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। तो ये है भाई केस यहाँ पे। अब अपन जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं इसके पॉजिटिव कैटालिस्ट के। तो जो सबसे पहले है वो आप ये लिखिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये 2KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, और आपको इसको हीट करना है तो ये 2 मोल्स ऑफ KCl + O2 बना देगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। इसमें जो MnO2 है मैग्नीज ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये क्या है, कैटालिस्ट है, और कौन सा कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 मोल्स ऑफ KClO3 है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ KCl में टूट के और ऑक्सीजन साथ में निकाल रहा है। तो ये देखो बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है। देखो ऑक्सीजन गैस भी हमें मिल रही है, अभी हॉस्पिटल वाली बात हुई थी वही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और भी जैसे ये देखो रिएक्शन को बढ़ा देगा भाई, घटाएगा नहीं। सेकेंड जैसे मैं लेता हूँ 2 मोल ऑफ SO2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO और 2SO3 जो गैस बनती है वो है। तो
तो इसके अंदर भी देखो NO है ना, वो क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है, इस रेट को बढ़ा देगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके और हाथों हाथ क्या बना देंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का। थर्ड जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2 मोल ऑफ H2O2, ये बना दे H2O और प्लस O2। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपन जो कैटालिस्ट लेते हैं वो प्लेटिनम लेते हैं। तो इस केस के अंदर भी जो प्लेटिनम है वो क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है और इस रेट को बढ़ा देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि हॉस्पिटल में काम आ सकती है। फोर्थ जैसे मैं एग्जांपल ले तो देखो ये है 4 मोल ऑफ HCl प्लस O2 और ये बना देगा 2 मोल ऑफ Cl2 प्लस H2O। इस केस के अंदर जब अपन लेते हैं कैटालिस्ट, वो होता है कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन का बड़ा फेमस नाम है एक, जिसका नाम है डेक्रोन्स प्रोसेस। डेक्रोन्स प्रोसेस इसका नाम है इस रिएक्शन का। तो यहाँ क्या हो रहा है, HCl वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Cl2 और H2O बना रहा है और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड आपका क्या है, कैटालिस्ट। ये इस रेट को बढ़ा देगा और जो यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है ना, तो ये बड़ा एक कॉमर्शियल तरीका है क्लोरीन गैस को बनाने का, जिसे बोलते हैं डेक्रोन्स प्रोसेस, ठीक है। क्लोरीन गैस बनती है इससे, और जब ये कैटालिस्ट अपन है इसको में मिला देंगे तो क्लोरीन गैस बहुत जल्दी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, अपने पॉजिटिव कैटालिस्ट के हो गए, ठीक है। तो और भी जैसे आप ले सकते हैं, तो जो N2 प्लस H2 टू गिव NH3 था, यहाँ 3 और यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पर अपन क्या ले रहे थे, Fe और मोलिब्डेनम ले रहे थे ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं Fe और मोलिब्डेनम। तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर भी यही है, पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं ये Fe और MO, क्या यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट है। और भी जैसे आप एग्जांपल लेना चाहो तो भाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब हाइड्रोजन मिला देते हैं और यहाँ पर अपन रखेंगे प्रोडक्ट CH3OH और जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होगा आपका कैटालिस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भी क्या है, एक जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे CH3OH मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये है पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन नेगेटिव कैटालिस्ट की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की ओर। तो सेकंड आप जो हेडिंग है वो डालिए, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है, इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि दोज कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड, और खुद अनचेंज्ड रहे, उसे अपन बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। जस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट का अपोजिट है कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है, जो रिएक्शन की रेट है उसे डिक्रीज कर देता है और खुद क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो उसे अपन बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट है, ठीक है। थोड़ी मैं मार्कर में इंक डाल दूँ। ये बात भाई आपको समझ में आ गई ना। पॉजिटिव कैटालिस्ट के अंदर क्या होता है कि रेट है वो इंक्रीज़ की जाती है कैटालिस्ट के द्वारा, और यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज़ की जाती है। देखो जो मैंने एग्जांपल बताए थे आप सभी याद रखें, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। बोर्ड के अंदर अगर वो पूछते हैं तो आपसे 2 ही पूछेंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल पूछेंगे और डेफिनेशन 2 या 3 तो आप भाई ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो 3 तो आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें। अब अपने चलते हैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं इसके। अच्छा, वैसे अगर आपको समझना है ना, तो ये मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये पाथ जा रहा था, मान लो, ठीक है ना, विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट है, यानी बिना कैटालिस्ट के ये पाथ था, ठीक है। जैसे नेगेटिव कैटालिस्ट मिला देते हैं तो ये पाथ को और बड़ा बना देता है, ये लो, ठीक है ना, ये पाथ को और बड़ा। हम मान लो कि सुरंग बनी हुई थी और सुरंग के दरवाजे बंद कर दिए गए और अब आपको ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, यही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ एक बड़े फेमस एग्जांपल है इसके। 2 मोल्स ऑफ H2O2, ये क्या करे हैं,
2 मोल्स ऑफ H2O प्लस यहाँ पे क्या बनाते हैं O2। अगर इस रिएक्शन को आपको धीमा करना है तो यहाँ पे ग्लीसरीन मिला दीजिए, ग्लीसरीन। जब आप यहाँ पे ग्लीसरीन कैटालिस्ट लेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम मात्रा के अंदर ऑक्सीजन और वाटर निकालेगी। सेकंड ये भाई देखो कई इसके एग्जाम जैसे बहुत सारे फायदे पे हैं, जैसे मैं एक फ़ायदा आपको बता देता हूँ। 2 मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस O2 ये बनाते हैं CHCl2 प्लस HCl, ठीक है, HCl बना देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कैटालिस्ट जो उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। CHCl3 है, ये है क्लोरोफॉर्म है भाई, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और जो ये CHCl2 बना है ये है फॉस्जीन गैस है, ठीक है, फॉस्जीन गैस। अब हम आपको बता दें फॉस्जीन गैस जहरीली होती है, क्या होती है, जहरीली होती है, इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। और ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तब वहाँ पे CHCl3 यानी कि CHCl2 बनता है जो फॉस्जीन गैस होती है और साथ में HCl छोड़ता है। और इथाइल अल्कोहल क्या है यहाँ पे इस रिएक्शन को कम कर देता है, ठीक है, एकदम कम कर देता है, यानी न के बराबर फॉस्जीन गैस निकलती है। आपने देखा होगा भाई कि जो ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ है या फिर कभी मूवीज़ में आपने देखा होगा, कोई सीरियल के अंदर देखा होगा कि एक रुमाल लेते हैं किडनैपर्स और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे छिड़क के और फिर मुंह के ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। तो वो काम यही होता है, क्लोरोफॉर्म में होता है वो, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा ना तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, फॉस्जीन गैस मिलाएंगे और फॉस्जीन गैस मिलेगी जो हमें बेहोश कर देगी और HCl यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। और वहाँ पे देखो थोड़ा आपने देखा होगा 2 बार करते हैं वो, एक बूंद तो इसकी डालते हैं क्लोरोफॉर्म की और कुछ एक बूंद C2H5OH की डालते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल की। वहाँ पे वो फिर रिएक्शन कम होकर फॉस्जीन गैस इतनी नहीं बनती कि भाई उस अगर डायरेक्ट ये क्लोरोफॉर्म डाल के आप उसे सुना दोगे ना तो वो मर ही जाएगा, ठीक है ना, बस भगवान के पार है फिर वो। तो ये काम है कुछ है कि इसके नेगेटिव कैटालिस्ट के भाई बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं ऑटो कैटालिस्ट पे। तो ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, देखो, इफ द सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज एक्ट एज ए कैटालिस्ट देन दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो मतलब से होता है, ठीक है ना, खुद से। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है, पहले रिएक्शन एकदम धीरे 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 कार्य कर रही थी और जैसे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या करने लग जाएगा, कैटालिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा और रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये होता है ऑटो कैटालिस्ट के अंदर। अब इस वजह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल आप लगा के लिख सकते हैं भाई CH3COO C2H5, ये जब आपके क्या होता है H2O से रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पे बनाता है आपके एक तो बनाता है CH3COOH और एक आपके यहाँ पे बनाता है C2H5OH, अल्कोहल बनाता है C2H5OH। समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये रिएक्शन है वो एकदम धीरे चलती है, फिर क्या होता है यहाँ पे जैसे CH3OOH बनता है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करने लग जाता है इस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड क्या करता है यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी हमको देखो अलग से यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं डालना पड़ रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट में जैसे एसिटिक एसिड बनेगा ना तो वो अपने आप क्या कर लेगा, यहाँ पे इसको कैटालिस्ट करा देगा, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को जल्दी करा देगा। तो ये होता है भाई, आप ये नोट कर लीजिए। ऐसे वैसे इथाइल एसीटेट बोलते हैं भाई, इथाइल एसीटेट, और ये एक प्रकार का एस्टर है, ठीक है, इथाइल एसीटेट। तो ये होता है ऑटो कैटालिस्ट। इसके अंदर आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल याद रखना है, तो पहले ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट जो फोर्थ है और फंक्शन के हिसाब से लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है जो कि है अपने बायो कैटालिस्ट, ठीक है ना। क्या है बायो कैटालिस्ट? तो बायो कैटालिस्ट देखो इसको अपन एंजाइम्स ही बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है। तो इसे अपन एंजाइम भी बोलते हैं, जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा एंजाइम वगैरह ये। तो बायो कैटालिस्ट को एंजाइम भी बोलते हैं। देखो क्या होता है बायो कैटालिस्ट के अंदर कि जैसे अपने ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल है तो उसके अंदर क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे भाई अपन जो शुगर ले रहे हैं तो उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह ये बनते हैं,
तो उन रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालिसिस कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, क्या करते हैं, एंजाइम। और सबसे पावरफुल कैटालिस्ट भी यही है, या तो वो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैटालिस्ट वगैरह यूज में लिए जाते हैं। तो ऐसे कैटालिस्ट क्या कहलाते हैं, बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट्स में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एंजाइम भी बोलते हैं इसको। और डेफिनेशन मैंने बता दी, अपने अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उनको जो कैटालिसिस करता है वो होता है एंजाइम, ठीक है ना। और उसे क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात है। अब जो एंजाइम होता है उसका डायामीटर होता है 60 से लेके और 100 नैनोमीटर तक। क्या होता है, 60 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, साइज होता है, ठीक है, डायामीटर होता है। अब अपने यहाँ पे क्या कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल लेके आया हूँ हायर क्लासेस से, तो वो देखते हैं बायो कैटालिसिस के अंदर, आपको याद हो जाएंगे इजीली। तो सबसे पहला है ये स्टार्च का, ठीक है ना, कि भाई अगर स्टार्च है उसके अंदर अपन यहाँ पे कैटालिस्ट लेते हैं डाइस्टोज, तो यहाँ पे वो माल्टोज बना लेता है, ठीक है। ये अलग अलग कंपाउंड के नाम है, आपको याद रहते हैं तो ठीक है। और नेक्स्ट है अपना इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के अंदर क्या होता है भाई, कि ये कैन शुगर है C12H22O11 और इसके अंदर जब वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो है इन्वर्टेज, और ये बना देता है भाई C6H12O6 और C6H12O6। इनके नाम अलग अलग होते हैं, इनका थोड़ा बिहेवियर अलग है लाइट के प्रति, तो इस वजह से इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है, इन्वर्टेज है। और भी है, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, थर्ड है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज लिया जाता है C6H12O6 और इसका जब ये डिकम्पोज होगा तो ये बना देगा 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है, C2H5OH, ठीक है ना, यानी इथाइल अल्कोहल और 2 मोल ऑफ CO2 बना लेगा। और इसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज में होता है वो होता है जाइमेज, ठीक है। फोर्थ में जैसे लेता हूँ तो मिल्क होता है ना, वो तो मिल्क क्या करता है, यहाँ पे कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट काम में लिया जाता है वो होता है यहाँ पे लैक्टिक बेसिली। फिफ्थ में जैसे एक और एग्जांपल लें तो प्रोटीन का लेते हैं। तो प्रोटीन के अंदर जब आप 2 प्रकार के कैटालिस्ट यूज में लिए जाते हैं, एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। अगर प्रोटीन के अंदर पेप्सिन मिलाते हो तो वहाँ पे पेप्टाइड बनता है भाई, ठीक है। और रेनिन मिलाते हो तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये लो, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको मैंने करवा दिए हैं, तो ये आप देख लें एक बार भाई। मुझे भी देखो ये बहुत मुश्किल से मिले हैं, ठीक है, बहुत सारी बुकों से खोजने पड़े। तो देखो बायो कैटालिस्ट मैंने बता दिया, अपने अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उनको जो कैटालिसिस करते हैं वो एंजाइम करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। फिर मैंने कहा भाई यहाँ पे जो इसका जो साइज होता है, डायामीटर होता है वो 60 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टार्च है, स्टार्च अपने पोटैटो के अंदर होता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है अगर यहाँ पे कैटालिस्ट देते हैं डाइस्टोज, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, अगर कैन शुगर लेते हो, ठीक है, जो गन्ना होता है वो लेते हो और उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे 2 के अंदर टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, बायो कैटालिस्ट इन्वर्टेज। ये अपने बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, वो है, बाहर की नहीं है। थर्ड है वो है देखो C6H12O6। यहाँ पर क्या होता है, जब जाइमेज है, जाइमेज नाम का एक है यहाँ पे कैटालिस्ट होता है या फिर एंजाइम होता है, वो क्या करता है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। फिर अपना फोर्थ है कि मिल्क है, वो क्या होता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे जो कैटालिस्ट या फिर एंजाइम यूज में लेते हैं वो है लैक्टिक बेसिली, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कर्ड कन्वर्ट होता है, कर्ड के अंदर क्या होते हैं, लैक्टिक बेसिलिस बैक्टीरिया होते हैं, ये आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे एक है कि प्रोटीन है ना, प्रोटीन के अंदर आप पेप्सिन लेते हो तब तो पेप्टाइड बनता है और रेनिन लेते हो तो अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। मैं थोड़ा आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ ये कैसे होता है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है अपने मैकेनिज्म की, किस प्रकार से बायो कैटालिस्ट या फिर एंजाइम वर्क करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अब देखो मैकेनिज्म अपने किस प्रकार से चलता है, ये चलता है 3 स्टेप के अंदर। कितने स्टेप के अंदर, 3 स्टेप के अंदर चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मैकेनिज्म है ना वो लॉक और
की के प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है ना। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक का एक पर्टिकुलर चाबी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये होता है कि एक रिएक्टेंट के अलग अलग, जैसे अलग अलग यहाँ पे एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। जैसे चाबी की तरह भाई वो ताला तभी खुलता है जब वो चाबी लगती है, यहाँ पर भी यही है कि वो जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए अलग अलग प्रकार की चाबियाँ होती है, ठीक है ना। उस चाबी को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। 3 स्टेप के अंदर होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है एक कोई रिएक्टेंट है, मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज में ले रहे हैं, जो मान लो ये होगा भाई एकदम फिट बैठना चाहिए, ठीक है ना, एकदम फिट बैठना चाहिए। तो ये अपना एंजाइम हो गया, ठीक है। ये मान लो लॉक हो गया और ये चाबी हो गई, तो ये फिर क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहला ये हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस के अंदर ये हो जाएगा कि मान लो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो अपना था प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये लो जी, यहाँ पे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है। लास्ट जो केस होगा उसके अंदर क्या होगा, थर्ड जो केस बनेगा उसके अंदर ये हो जाएगा कि जो अपने वो वाला सेकेंड केस है, जो ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा यार, फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर ये तोड़ देगा। ये लो, ये प्रोडक्ट तैयार है और जो आपने जो एंजाइम लिया था या कैटालिस्ट लिया था वो वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के अंदर ये रह रहे थे कैटालिस्ट या फिर बायो कैटालिस्ट, और प्रोडक्ट में अपने ये बन रहा है, ठीक है ना। तो वही काम हो गया, मैकेनिज्म ऐसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये कंबाइन होके ये बनाते हैं, ये कंबाइन होके फिर प्रोडक्ट के अंदर टूटते हैं और प्रोडक्ट पूरा होने पर ये बाहर निकल जाते हैं प्रोडक्ट, और कैटालिस्ट एज टू एज आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये है पूरा अपना कंसेप्ट है। तो कुछ एक मैं आपको एग्जाम अगर इसके नोट और लिखाना चाहूँ तो देखो नोट लिख लेना यहाँ पे भाई, एक कोने में नोट लिख लेना कि अगर आप ये एंजाइम मिलाते हो तो रिएक्शन की जो रेट है वो 10⁻³ टू 10⁻6 टाइम्स बढ़ जाती है। इतने हाई होते हैं ये भाई, एंजाइम बहुत तेज़ी से कार्य करता है। अगर आप थोड़ी सी भी अमाउंट उसके अंदर डालोगे ना कैटालिस्ट की, तो यहाँ पे 10⁻³ से लेके और 10⁻6 टाइम्स तक ये उस रेट को बढ़ा देता है, बहुत मतलब पलक झपकते ही, ठीक है ना। तो ये होता है। और सेकंड अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वर्क कहाँ पे करते हैं, वर्क करते हैं ये टेम्परेचर है ऑलमोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस पे, और जब pH वहाँ का क्या हो 7.4 हो, ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर, और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे ये अपना कार्य स्टार्ट करते हैं, और इनकी जो रेट होती है वो 10⁻³ टू 10⁻6 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका बायो कैटालिस्ट खत्म होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है तो वो और पढ़ा देते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर या फिर कैटालिस्ट पॉइजन या फिर इनहिबिटर, ठीक है। ये दो है, अब ये देखो दो है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो अभी अपने क्या हो रहा था कि एक रिएक्शन चल रही थी, उस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट आता है और उस रेट को या तो बढ़ा देता है रिएक्शन की रेट को या फिर घटा देता है। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की भी रेट को बढ़ा दे सकते हैं और या फिर घटा सकते हैं, ये भी काम हो सकता है, इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनका काम केवल क्या होगा, वो आएंगे कैटालिस्ट की रेट को बढ़ाएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। उनका और मतलब कोई काम नहीं है, वो रिएक्शन की रेट को नहीं बढ़ाएंगे, वो केवल कैटालिस्ट को बढ़ाएंगे, कैटालिस्ट फिर जाके अपने आप वहाँ पे रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैटालिस्ट प्रमोटर क्या होता है, अगर आपके कैटालिस्ट की रेट को अगर वो सब्सटेंस बढ़ा रहे हैं तो वो होंगे कैटालिस्ट प्रमोटर, कैटालिस्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। और एक होता है कैटालिस्ट पॉइजन, तो कैटालिस्ट पॉइजन के अंदर क्या होता है कि ये करते हैं कैटालिस्ट की रेट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे अपन, कैटालिस्ट पॉइजन या फिर इनहिबिटर बोलेंगे। जैसे कुछ एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं भाई कि N2+3 मोल ऑफ H2O, यहाँ पर Fe और मोलिब्डेनम तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयरन तो इस रेट को बढ़ाता है, आयरन तो इस रेट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, और मोलिब्डेनम यहाँ पे क्या करता है, आयरन की रेट को बढ़ा देता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हेबर्स प्रोसेस है इसके अंदर Fe है ना, वो तो कैटालिस्ट है, ठीक है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है, और अमो यहाँ पे मोलिब्डेनम है,
मोलिब्डेनम क्या करेगा, आयरन की रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर है Fe तो क्या हो गया, कैटालिस्ट, और MO क्या हो गया, कैटालिस्ट प्रमोटर, ठीक है, कैटालिस्ट को प्रमोट कर रहा है। और भी अगर आप लेना चाहो तो देखो वेजिटेबल घी वाला ले लो, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, और यहाँ पर जो कैटालिस्ट होते हैं वो निकल और कॉपर होते हैं और वो बना देते हैं वेजिटेबल घी। यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है निकल, और कॉपर क्या कर रहा है, निकल की रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, कॉपर तो क्या हो जाएगा अपना कैटालिस्ट प्रमोटर, और निकल क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट हो जाएगा। फिर देखो इसके अगर आपको एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यही सेम ले लो, N2 + 3 मोल्स ऑफ H2O नहीं है भाई यहाँ पे, अरे सॉरी यहाँ पे O नहीं होगा, H2 होगा। तो N2 + 3 मोल्स ऑफ H2 ये बना देगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आयरन तो क्या होता है, कैटालिस्ट, और पॉइजन होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे Fe तो क्या करेगा, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, और कॉपर आके इसको क्या कर देगा, कैटालिस्ट की रेट को डिक्रीज कर देगा, और ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Fe है वो तो यहाँ पे क्या है, आपका कैटालिस्ट है, और यहाँ पे जो CO है वो इनहिबिटर है, ठीक है। यानी कि रेट को, जो Fe की रेट को है वो कम कर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं कैटालिस्ट पॉइजन, और ये होते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, नोट कर लिया। यहाँ पे अपने कैटालिस्ट होते हैं समाप्त, और याद का चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका जो भी होगा केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट, ये आपका यहाँ पे आज खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर अपन देखते हैं, या तो चैप्टर नंबर 7 है जो पीरियोडिक टेबल वाला है वो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा चांसेस तो उसके हैं, और या फिर अपन एसिड बेस या फिर साल्ट भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का देखते रहिए, आप वेट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।